2024 एक ऐसा ईयर बन चुका है जिसमें अब तक के 5 महीने में टेम्परेचर्स ने रिकॉर्ड ब्रेक किए, जिससे 2024 अब तक का हॉटेस्ट ईयर एवर बन चुका है। ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कह रहे बल्कि एक रियलिटी है। पूरी दुनिया के हर कोने में लोग एक्सट्रीम हीट वेव से जूझ रहे हैं। टेम्परेचर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक्सट्रीम हीट वेव के पीछे आखिर कारण क्या है? आखिर क्या है इसके पीछे का साइंस, और इस एक्सट्रीम हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। The heat wave grips the region. It's predicted a severe heat wave condition. India, an unprecedented heat wave. India is sizzling under one heat wave. There's possible record-breaking high temperatures. जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पर पड़ती है तो ये अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, फिर ये हीट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैस उस रिफ्लेक्टेड हीट को ट्रैप कर लेती हैं और फिर से वापस अर्थ की तरफ भेज देती हैं। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल है और जरूरी भी है, क्योंकि इन गैसेस के बिना हमारा प्लेनेट बहुत ही ज्यादा ठंडा होता। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल को जलाने से, डिफॉरेस्टेशन से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। और जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती हैं तो हीट और भी ज्यादा ट्रैप होने लगती है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ का टेम्परेचर तेजी से राइज करने लगता है और इस राइज को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमें बड़े ओशियंस में लगातार हवाएं बहती हुई दिखती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। और ज्यादातर ओशियन के सरफेस पर गर्म पानी होते हैं, जिसे हवाएं अपनी बहती हुई डायरेक्शन में गर्म पानी को लेकर चली जाती हैं, जिससे गर्म पानी ओशियन के वेस्टर्न साइड पर इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अराउंड होता है। फिर जैसे जैसे हवाएं गर्म पानी को एक तरफ इकट्ठा करती हैं, तो ओशियन के दूसरी तरफ ठंडे पानी इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि ओशियन के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ आते हैं। और इस प्रोसेस को हम अपवेलिंग कहते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन के बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट कर देता है। और गर्म पानी हवाओं में ज्यादा हीट को ऐड कर देते हैं, जो कि खराब वेदर और ज्यादा बारिशों वाले बादलों को क्रिएट करते हैं, जिससे कि बहती हवाओं से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जो कि ओशियन के एक साइड से गर्म हवा बहती हुई ओशियन की दूसरी साइड ठंडी होकर पास होती है। लेकिन कभी कभी हर 2 से 7 साल में ये साइकिल डिसरप्ट हो जाती है और ट्रेड विंड वीक हो जाती है, जिससे कि गर्म पानी पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में आ जाती है। इस फिनोमेना को हम एल नीनियो कहते हैं। एल नीनियो का पहला डॉक्यूमेंटेड इवेंट 1800s में हुआ था, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी 20th सेंचुरी में प्रॉपरली शुरू की गई थी। एल नीनियो एक स्पेनिश वर्ड है जो कि द लिटिल बॉय को रेफर करता है, क्योंकि ये यूजुअली क्रिसमस के अराउंड देखा जाता है। एल नीनियो का इम्पैक्ट सिर्फ पैसिफिक ओशन तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये ग्लोबल वेदर के पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। साउथ अमेरिका में यह हैवी रेन्स और फ्लड्स ले आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज में सीवियर ड्रॉट्स और वाइल्ड फायर देखने को मिलते हैं। एल नीनियो के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से एग्रीकल्चर और फिशरीज बुरे तरीके से अफेक्ट होती है, और इसके सोशल इम्पैक्ट से लोगों को डिस्प्लेसमेंट, फूड शॉर्टेज और हेल्थ जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिसके बाद अर्बन हीट आइलैंड आता है, जिसका मतलब सिटीज का ज्यादा गर्म होना कंपेयर टू रूरल एरियाज। ये टेम्परेचर डिफरेंस अर्बन और रूरल एरियाज के बीच 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। लेकिन ये होता क्यों है? अर्बन हीट आइलैंड के कुछ मेन कॉजेज होते हैं। पहला कॉज है कंक्रीट और एस्फॉल्ट का एक्सेसिव यूज करना। बिल्डिंग्स, रोड्स और फुटपाथ, ये सभी ऑब्जेक्ट हीट को एब्सॉर्ब करते हैं और रात को इसी हीट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सिटीज गर्म रहती हैं। दूसरा कॉज है व्हीकल और इंडस्ट्रीज से किया जाने वाला पोल्यूशन। कार्स, फैक्ट्रीज और एसी से निकला हीट और पोल्यूशन भी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और तीसरा कॉज है ग्रीनरी की कमी। सिटीज में ट्रीज और पार्क्स की कमी होती है, जो कि नेचुरली कूल करने का काम करते हैं। लेकिन टेम्परेचर के अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट मेजर होता है, जिसे हम हीट इंडेक्स कहते हैं। हीट इंडेक्स एक कंबाइंड मेजर है जो कि एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंसीडर करता है, ताकि एक्चुअल टेम्परेचर का पता लगाया जा सके। ह्यूमिडिटी एयर में मॉइस्चर कंटेंट को दिखाता है। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं होता, जिससे बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म कम इफेक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हमें हाई ह्यूमिडिटी के साथ हाई टेम्परेचर ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर सीरियस इंपैक्ट होता है। हीट क्रैम्प और हीट स्ट्रोक जैसे कंडीशन हाई हीट इंडेक्स के वजह से हो सकते हैं। ऐसे दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए और ठंडी जगहों पर रहना बहुत ही जरूरी है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने तक ही नहीं है, बल्कि ये नेचुरल डिजास्टर को भी इन्फ्लुएंस करता है। गर्म ओशन स्टॉर्म्स को ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, क्योंकि गर्म पानी
ज्यादा इवेपोरेशन क्रिएट करते हैं जो कि स्टॉर्म्स में फ्यूल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से विंड स्पीड और रेनफॉल की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है, जिससे कि कुछ रीजन में ज्यादा बारिश होने लगती है जो कि सीवियर फ्लडिंग को कॉज करता है। ज्यादा बारिशों से रिवर और ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो होने लगते हैं जो कि प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं और इंसानों की लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हाल ही में ब्राजील में आया फ्लड है। और दूसरे साइड कुछ एरियाज में ज्यादा ड्रॉट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। गर्म टेम्परेचर और ड्राई कंडीशन से वाइल्ड फायर का रिस्क भी बढ़ जाता है, जो कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से फॉरेस्ट में ट्रीज के बीच फ्रिक्शन की वजह से फायर इजीली पकड़ लेती है और हवा की वजह से आग तेजी से फैलने लगती है। और साथ ही पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होने लगते हैं जो कि ओशन के वाटर के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि फ्लड्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से हमारी अर्थ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और वेदर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और ये सब ज्यादा अफेक्ट वाइल्ड लाइफ को कर रहे हैं। एनिमल्स और प्लांट्स को अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है और जब ये कंडीशंस चेंज होती हैं तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फायर, फॉरेस्ट और ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ रही है जो कि एनिमल के रहन सहन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन पर होता है। ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। जब आउटर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ओशियन की बात करें तो ओशियन हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा हीट सिंक है। ये सनलाइट और हीट को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं। ये हीट स्टोरेज प्रोसेस क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। ओशियंस में वाटर लगातार मूव करते रहते हैं ओशियन करंट के थ्रू। ये करंट हीट को इक्वेटर से पोल तक डिस्ट्रीब्यूट करती है और ओशियन के सरफेस पर फाइटोप्लैंक्टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन साथ ही इंसानों के द्वारा जलाए गए फॉसिल फ्यूल ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कि ओशियंस में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ओशियंस एसिडिफाई हो जाते हैं, जिससे ओशियंस में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ खतरे में आ जाती है। लेकिन इन सभी का सॉल्यूशन भी है, जिससे कुछ हद तक क्लाइमेट के चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला सॉल्यूशन है ग्रीन रूफ्स और कूल रूफ्स का यूज करना, जिसमें ग्रीन रूफ्स पर प्लांट लगाए जाते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं, और कूल रूफ्स लाइट कलर्ड के होते हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बिल्डिंग्स को कूल रखते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन है अर्बन की ग्रीनरी को बढ़ावा देना। सिटीज में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना, पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस को भी क्रिएट करना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, जिसमें सिटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है जहां पर वेंटिलेशन अच्छी हो। चौथा सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करना। सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल सोर्स को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज हो सके और पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जिसके बाद डिफॉरेस्टेशन आता है, जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही। फॉरेस्ट हमारे प्लेनेट के लंग्स की तरह काम करते हैं। ट्रीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जब ट्रीज को काटा या फिर जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन और भी कई हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को और भी बढ़ा देता है। जिससे बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि डिफॉरेस्टेशन को कम करके हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग को भी प्रमोट करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये सभी स्टेप्स अर्बन एरिया की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए और ग्लोबल एग्रीमेंट जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि 2015 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस एग्रीमेंट का मेन गोल ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखना था और एफर्ट करना ताकि टेम्परेचर राइज ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिटेड हो। और साथ ही कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लोगों को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और सोल्यूशन के बारे में एडुकेट करना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी प्रोग्राम में क्लाइमेट एजुकेशन को ऐड करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।